So, hello everyone, and today we are continue our series of 7th class geography NCRT, in which we are going to discuss today fourth chapter. So, let's start our video. So, आज हम जानेंगे हमारे अर्थ के ऊपर जो भी एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उनका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखो, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर हमें एटमॉस्फेयर है जो कि एक ह्यूज ब्लैंकेट के रूप में है, ठीक है, जो कि हमें हमारी रक्षा करता है। जो सनरेज से हार्मफुल यूवी रेज आती है उनसे हमें बचाता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और भी बहुत सी चीज़ें करता है। अर्थ के अंदर एक तरह से जो मेंटेन है टेम्परेचर को, उसको मेंटेन करता है, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू कर। देखिए, ये दिया हुआ है कि अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो हार्मफुल सन रेज की आएंगी, जिससे डायरेक्ट यूवी रेज आती है, उससे हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, मतलब, और इससे ये जला भी सकती है, इतनी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं ये। लेकिन ओजोन है वो क्या करती है, वो इनको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। और अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो रात को इतनी ठंड पड़ेगी कि हम रात को जम जाएंगे, ये फ्रीज़ हो जाएंगे। देखिए, साफ साफ दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज होती है। मेनली सबको पता होता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, उसके बाद होती है ऑक्सीजन। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि ऑक्सीजन के बाद में होती है आर्गन, और आर्गन के बाद में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि नाइट्रोजन होती होगी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में ऑक्सीजन, और उसके बाद में होती होगी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये आर्गन है और आर्गन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिए। और ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेगा गैसेज देके। तो इनको, तो इन 4 गैसेज को आप ज़रूर ध्यान में रखिए, सीक्वेंस वाइज कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। बस ये ध्यान रख लीजिए कि आर्गन है जो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब एटमॉस्फेयर के अंदर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, ये बहुत सारी गैसेज हैं, मिलती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का परसेंटेज होता है, वो नाइट्रोजन का होता है। अब नाइट्रोजन होती है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, अब नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्ट एयर से नहीं ले सकते। सॉइल, जो भी प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो एयर से तो ले नहीं सकते डायरेक्ट। तो बैक्टीरिया होता है जो कि एक ल्यूमिनस, क्या बोलते हैं यार उसको, जो ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो जैसे पी हो गया, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को वो बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्रोजन को प्लांट्स को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है सॉइल के अंदर। तो वहीं से ये जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो तो सबको पता है कि हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो देखिए, अब जो हमारी जो अर्थ है वो क्या है कि एक बैलेंस मेंटेन करती है। कैसे? कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट उतना ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि जो प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जो फ्यूल के कारण, फ्यूल बर्न हो रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, इसके कारण वो तो बढ़ता जा रहा है। CO2 की मात्रा इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा इसके बैलेंस में नहीं आ रही। इसीलिए जो अर्थ के ऊपर है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इस टेम्परेचर से क्या होगा, जो ग्लेशियर है वो पिघलना चालू हो जाएंगे, और ग्लेशियर के पिघलने से सी लेवल इंक्रीज़ होगा, और इससे बाढ़ और फ्लड आने का खतरा बन सकता है। तो इसीलिए हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए, कम से कम पोल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, व्हेन एयर इज़ हीटेड इट एक्सपेंड। जब भी एयर हीट होती है तो वो एक्सपेंड होती है और हल्की हो जाती है। और जब कोल्ड एयर होती है वो क्या होती है, भारी होती है, तो वो क्या होती है, बैठती है। अब ये अगर एयर है, एयर को अगर हम हीट करेंगे तो वो ऊपर उठेगी, ठीक है। और ठंडी एयर कहाँ होगी, नीचे बैठेगी, ठीक है। सराउंडिंग एरिया रसेज देयर टू फिल द गैप, दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। और इसी को एयर सर्कुलेशन बोलते हैं। कि सपोज कीजिए एक जगह यहाँ से एयर राइज हुई, ठीक है, और यहाँ पे जाके इकट्ठी हो गई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर, और नीचे क्या बना था, लो प्रेशर, और नीचे
यहाँ से फिर उससे वापस नीचे आएगी, तो इसी को एयर सर्कुलेशन बोलते हैं, इसी चीज़ को, ठीक है। ऐसे चलता रहता है ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो यह है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे कि ये लेयर्स होती हैं, ठीक है, 5 लेयर्स होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, उनके बारे में हम जानेंगे। तो जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। अब मेनली जो भी वेदर कंडीशन होती है ना, जो भी, वो ट्रोपोस्फियर में ही मिलती हैं। जो बिजली कड़कना और बारिश आना, जितनी भी वेदर कंडीशन होती है वो हमें ट्रोपोस्फियर में मिलती है। और इसकी एवरेज हाइट क्या है, तो एवरेज हाइट है इसकी 13 किलोमीटर, ठीक है। द एयर वी ब्रेथ, जो भी हम सांस लेते हैं वो इसी के अंदर है। रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, जो भी वेदर कंडीशन होंगी वो इसी के अंदर बनेंगी, इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट लेयर, हाँ एक चीज़ और, जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर के अंदर ऊपर जाएंगे, मतलब हमारा एल्टीट्यूड बढ़ेगा, वैसे वैसे इस लेयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, मतलब ठंड होगी, जितना ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। अब नेक्स्ट लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कोई भी वेदर कंडीशन नहीं मिलती। जो ओजोन होती है वो हमें स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मिलती है, और जो एरोप्लेन होती है वो भी इसी में उड़ती है। क्यों? क्योंकि कोई भी वेदर कंडीशन नहीं है, तो वो मतलब इनको प्लेन जो उड़ेंगे उनके लिए कंडीशन एक अच्छी बनी रहेगी। कोई भी टर्बुलेंस वगैरह नहीं आएगा, तो और एकदम साफ़ मौसम रहेगा, जो कि सूटेबल होगा फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, ठीक है। अब ये इसकी एवरेज हाइट क्या है, तो वो है 50 किलोमीटर। एवरेज हाइट कोई नहीं पूछेगा, बस यही पूछेंगे कि ओजोन किस में मिलती है या एरोप्लेन कौन से में उड़ते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखिए आप। और जो ओजोन होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आती है हाँ, इसके अंदर अगर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, लेकिन ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारी मेसोस्फेयर के ऊपर। इसके बारे में ध्यान रखिए, ये है कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और इसके अंदर जैसे ऊपर जाएंगे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। जो मीटियोराइट्स होते हैं ना, जो स्पेस से कुछ पार्टिकल्स हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं, वो इसी लेयर के अंदर आके बर्न हो जाते हैं। कैसे बर्न होते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगता है और उसी के कारण ये बर्न हो जाते हैं इसके अंदर एंटर होते ही। अब कोल्डेस्ट लेयर है, इसको ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। अब जो थर्मोस्फियर है उसके अंदर क्या होते हैं, इसमें आयंस पाए जाते हैं, एक तो जो कि रेडियो कम्युनिकेशन के काम में आते हैं। आयंस जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, यहाँ से हम जो टीवी हम देखते हैं, जो कि रेडियो वेव कम्युनिकेशन होता है, वो इसी लेयर के थ्रू होता है। यहाँ पे फ्री पार्टिकल्स घूमते हैं, यहाँ से हम वेव को फेंकेंगे तो वो टकरा के और फिर दूर दूर तक वेव जनरेट होगी और रेडियो सिग्नल वगैरह यहीं से पकड़ते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की, तो वो है थर्मोस्फेयर। सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, तो वो है मीजोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर के अंदर जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, मीजोस्फेयर के अंदर डिक्रीज़ होगा, ट्रोपोस्फेयर के अंदर भी डिक्रीज़ होगा, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ओजोन कहाँ पाई जाती है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। एरोप्लेन कहाँ उड़ती है, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो आइनोस्फीयर है, जो थर्मोस्फीयर या जिसको आइनोस्फीयर भी बोलते हैं, इसकी एवरेज हाइट ये है 80 to 400 किलोमीटर। ये देखिए लिखा हुआ, रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर हेल्प करती है ये। अब आती है एग्जोस्फीयर, जो कि सबसे लास्ट है, अपर मोस्ट लेयर है। ये बेसिकली यहाँ से स्पेस शुरू जाती है और यहाँ पे लाइट गैसेज मिलती हैं, हल्की गैसेज। लाइट क्यों मिलती है? क्योंकि जितनी भी भारी गैसेज होती हैं वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ जाती है, और जो बची कुछ हल्की गैसेज है वो हमें इसी एग्जोस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे वेदर और क्लाइमेट के अंदर। तो वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है? तो देखिए, वेदर तो वो होता है जो कि डेली चेंज होता है, मतलब डे टू डे। मतलब आप आज देख रहे हो कि आज वेदर कैसा है कि एकदम मतलब सूरज निकला हुआ है और बहुत धूप है, लेकिन कल देखते हो कि आप बारिश हो रही है। तो वेदर चेंज होता रहता है, सुबह का वेदर अलग होगा, शाम का वेदर अलग होगा। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसपे बहुत सालों तक सेम क्लाइमेट रहेगा। जैसे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये बहुत से अलग अलग क्लाइमेट होते हैं जो कि उसी रीजन के अंदर पाए जाते हैं, जो कि बहुत सालों से सेम रहते हैं, लेकिन वेदर चेंजेबल होता है। तो क्या हम वेदर को पढ़ते हैं तो इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू कि वेदर को पढ़ सके, क्योंकि वो तो चेंज होता रहेगा। लेकिन हम किसको पढ़ते हैं डिटेल में, तो वो क्लाइमेट को ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, यू विल बी, ये तो खैर कोई काम का बॉक्स नहीं है हमारे। अब देखिए
रेन, तो वेदर कैसा भी हो सकता है, ठीक है, हर घंटे चेंज होता है वेदर। तो वेदर को पढ़ना हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन क्लाइमेट को पढ़ना हमारे लिए इजी है। तो अब हम चलते हैं टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर, सो टेम्परेचर क्या होता है कि जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही गर्म सीज़न होगा। समर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और विंटर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब हमारे काम की लाइन है ये वाली, यहाँ से जो इंसोलेशन क्या होता है, ठीक है, कि टेम्परेचर जैसे अमाउंट ऑफ जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, सोलर एनर्जी है जो सन से अर्थ की ओर जो किरणें आ रही हैं उसी को हम बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है। मतलब सन से और जो सनरेज आ रही हैं अर्थ की ओर उसको बोलेंगे हम इंसोलेशन। इससे क्या होगा, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा। सो टेम्परेचर के सोलर, इसको इंसोलेशन क्या होता है, तो सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, इसी को हम बोलते हैं इंसोलेशन। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। मतलब कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, जैसे जैसे हम अर्थ ये इक्वेटर से और पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो इंसोलेशन है वो डिक्रीज़ होगा। इस लाइन को ध्यान में रखिए, ये ऐसी की ऐसी उठा के स्टेटमेंट में पूछ लेंगे कि द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, क्यों होगी, क्यों, हमें पता है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा गर्मी है, सनरेज डायरेक्टली यहीं पे फॉल होती है। लेकिन यहाँ तक पहुँच पाएगी क्या, हमारी अर्थ ऐसे टिल्टेड है तो यहाँ तक सनरेज पहुँच पाएगी क्या, 90 डिग्री के ऊपर नहीं पहुँच पाएगी। तो इसी के कारण यहाँ पे पोल के ऊपर कम सनरेज पहुँचेगी, तो जो इंसोलेशन है वो क्या होगा, वो भी कम होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो इसके कारण क्या होगा कि जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा इन सेम मैनर, ठीक है। तो पोल्स के ऊपर टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा कंपेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब ये एसएससी टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे कि टेम्परेचर की डिस्कवरी किसने की थी, एंड्रेस सेल्सियस इनका नाम था, इसको ध्यान में रख लिया, एसएससी वालों के लिए है। और ये तो पता ही होगा कि जो वाटर है वो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट है उसका, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सो देखिए, इफ़ अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अब अगर अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, ये मैंने आपको शुरू के अंदर बता दिया कि वार्म हो जाएगा और इसके कारण से जो ग्लेशियर पिघलना चालू हो जाएंगे और सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। अब पढ़ते हैं हम प्रेशर के बारे में। बस आपको इसके अंदर ये एक लाइन ध्यान में रखनी है कि जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वैसे ही इंसोलेशन डिक्रीज़ होगा, इस लाइन को आप ध्यान में रखिए। अब हम चलते हैं एयर प्रेशर के बारे में, ठीक है। सो एयर प्रेशर क्या होता है, जो एयर प्रेशर लगाती है उसी को एयर हम बोलते हैं एयर प्रेशर। दबाव जो प्रेशर बनाती है, एयर दबाव बनाती है, उसको बोलते हैं एयर प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर बहुत टाइप के होते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है, बहुत प्रेशर होते हैं, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है, हमें एयर प्रेशर पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे कि जो जैसे जैसे हम जो ये अर्थ का सरफेस है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और जैसे जैसे हम ऊपर हवा के अंदर जाएंगे वैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा और जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे वैसे ही प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है। अब एज वी गो अप इन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल रैपिडली, ये बता दिया। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट। अब देखिए, एयर प्रेशर जो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो वो होगा सी लेवल के ऊपर, और एक हाइट के ऊपर जाएंगे हम वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद हाइट। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। अब जो एयर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। क्यों, कि एक जैसे हवा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हवा राइज होगी, तो कौन सा प्रेशर बन जाएगा। मान लीजिए कि ये सरफेस है, यहाँ पे हवा है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये हवा क्या होगी, ये हवा ऊपर उठ जाएगी। कौन सा प्रेशर जनरेट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है हमें कि जो इक्वेटर है वहाँ पे कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर है इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान में रखेंगे कि
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर जब कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज, ठीक है। जिस एरिया के अंदर प्रेशर प्रेशर हाई होगा वहाँ पे, जहाँ प्रेशर हाई होगा वहाँ पे एयर गर्म होगी और गर्म होके ऊपर उठेगी और क्या जनरेट होगा, लो प्रेशर, ठीक है। एरिया लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। अब देखिए कि जो लो प्रेशर है वो किससे रिलेटेड है, तो वो उस दिन होंगे बादल होंगे और वेट वेदर मतलब बारिश होने की संभावना होगी। क्यों होगी कि मान लीजिए कि ये समुंदर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, सोलर रेडिएशन आई बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से एयर क्या हो गई, वार्म हो गई और ऊपर उठ गई। ऊपर उठने के बाद में कंडेंसेशन हुआ और क्लाउड बना लिए। तो क्लाउड किससे रिलेटेड है, तो ये हाई लो प्रेशर से रिलेटेड है और हाई टेम्परेचर से, ठीक है। और जब इनका कंडेंसेशन हो गया और फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा मतलब बारिश हो जाएगी। तो इस लाइन को आप ध्यान में रख लीजिएगा, खास करके जो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लो प्रेशर है वो किससे एसोसिएटेड है, वो क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब इन एरियाज़ वेयर लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहाँ पे क्या होगी, एयर ठंडी होगी। तो ठंडी होगी तो क्या ठंडी एयर ऊपर उठेगी, नहीं, वो नीचे बैठेगी। अब नीचे क्या आपके चरणों के अंदर क्लाउड बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो क्या, तो जो हाई प्रेशर एरिया है वो किससे रिलेटेड होगा, तो क्लियर और सनी स्काई मतलब साफ़ सुथरा मौसम होगा जब हाई प्रेशर होगा और टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। अब द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम, अब एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा एयर हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। अब विंड का मूवमेंट क्या होता है, विंड मूवमेंट होता है द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। अब एक जगह हाई प्रेशर है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है, लो, आगे पढ़ेंगे हम डायग्राम के अंदर। सो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, ठीक है। और अब यू कैन सी विंड एट वर्क्स एज इट ब्लो। अब देखिए विंड कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब ये बॉक्स हमारे काम का है, जहाँ से अब सपोज कीजिए कि ये डायरेक्शन है हमारी, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब विंड का मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेस्टर्ली, मतलब जिस दिशा से विंड का ओरिजिनेट हुआ है, मतलब अगर वेस्ट से वो आ रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है तो उसको बोलेंगे वेस्टर्ली विंड, और ईस्ट से आ रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है तो उसको बोलेंगे हम ईस्टर्ली विंड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब विंड्स भी कई प्रकार की होती हैं। वे आप देखिए, ये होती है परमानेंट विंड होती है। सो बेसिकली विंड होती है तीन प्रकार की हमारी, कौन कौन सी, परमानेंट, सीजनल और लोकल विंड। अब परमानेंट विंड कौन सी होती है, जो कि परमानेंट चलती रहती है, जैसे ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्ली हो गई, ईस्टर्ली हो गई, इनको बोलते हैं हम परमानेंट विंड, जो कि परमानेंट ब्लो करती है। अब इसको हम देखते हैं, देखिए ये हमारी अर्थ हो गई, ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। और ये हो गया ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 30 डिग्री साउथ। अब देखिए इक्वेटर पे हमें पता है कौन सा प्रेशर मिलेगा, लो प्रेशर। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर मिलेगा। विंड हमेशा कैसे मूव करती है, हाई से लो मूव करती है, मतलब हाई से लो मूव करती है। अब हमारी अर्थ जो रोटेट होती है, तो अब सपोज कीजिए हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की ओर आ रही है, तो क्या वो ऐसे एग्जैक्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, नहीं। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिसिस फोर्स, और वो क्या करेगा, विंड को अपनी राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर देगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा अपने यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में। अब जब राइट में डिफ्लेक्ट करेगा, ये राइट हो गया, ये राइट हो गया। अब राइट में जब डिफ्लेक्ट करेगा, ये इस डायग्राम को देखिए आप, जब ये राइट में डिफ्लेक्ट करेगा तो आप देख सकते हैं विंड कौन सी मूव कर रही है। अब ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट की ओर से वेस्ट की तरफ जा रही है, तो इस विंड का नाम क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल, इस विंड का नाम हो जाएगा ईस्टर्ली, ठीक है। ये जो रीजन है 0 डिग्री से 23 डिग्री, ये किससे रिलेटेड है, तो ये है
ईस्टर्ली विंड से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट विंड कौन सी आती है, तो वो सीजनल विंड। सीजनल विंड कौन सी हो गई, जैसे मॉनसून आता है हमारे इंडिया में, तो वो सीजनली तो आता है। जैसे कब आता है मॉनसून, ये आता है अगस्त सितंबर जुलाई के समय में आता है, तो वो सीजनल आता है, एक सीज़न होता है, ठीक है। और दूसरी होती है लोकल विंड। तो लोकल विंड बहुत होती है, जैसे लू हो गई, चिनूक हो गई, चिनूक चलती है हमारी यूएसए में, मिस्ट्रल, बोरा, ऐसे बहुत सी विंड है जिनको बोलते हैं लोकल विंड। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब आएंगी आगे हमारी आगे की क्लास में। वैसे बेसिकली इसकी डिटेल के अंदर हमें दिया हुआ है 11th की एनसीईआरटी के अंदर, जो कि हम बाद में करेंगे, वहाँ पे हम डिटेल में और पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो अब मॉइस्चर के ऊपर आते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, अब मॉइस्चर क्या होता है, तो मॉइस्चर होता है जो वाटर वेपर होती हैं हवा के अंदर, उसी को हम बोलते हैं मॉइस्चर। देखिए ये लिखा हुआ, व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। जब वाटर वेपर हवा के अंदर होता है तो उसी को बोलते हैं हम मॉइस्चर, और उसको बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं हम उसको। मॉइस्चर इन एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। जो मॉइस्चर होती है हवा के अंदर उसी को बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। अब जब एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल, जब कभी आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि एक ह्यूमस सी बनी होती है, मतलब बारिश भी नहीं आती और चिपचिपा सा लगा होता है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड डे, ठीक है। एज द एयर गेट्स वार्मर, तो एयर क्या होती है, उससे वार्म हो, जैसे जैसे हवा गर्म होगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए आप। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, ठीक है, ज़्यादा और ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि ऑन ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट। अब हम जब ह्यूमिड डे होता है उस वक्त हमें महसूस होता है कि चिपचिपा सा महसूस होता है, कपड़े भी नहीं सूखते, ठीक है। और अब चलते हैं हम, अब जैसे और फिर क्या आता है कि व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग। अब जब वाटर वेपर राइज होंगी तो वो ऊपर जाके और कूलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, और फिर क्या होगा, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के बाद में जो वाटर वेपर में थी वो वापस से वाटर ड्रॉपलेट में के फॉर्म में बनेंगी, और फिर होगी बारिश होगी, जिसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बारिश कितने प्रकार की होती है, तो बारिश होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, एक होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ होती है, तो देखो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है इक्वेटर के ऊपर। कैसे, कि एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये वाटर वेपर बनेगा और ऊपर कंडेंसेशन बनेगा, बादल बनेंगे, और वहीं उसी रीजन के अंदर बारिश कर देंगे, ठीक है, उसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर बारिश कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब पूछ ले कि इक्वेटोरियल इज एसोसिएटेड विद कन्वेक्शनल रेनफॉल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। दूसरी रेनफॉल होती है हमारी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है माउंटेन बैरियर के कारण। अब ये माउंटेन है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, यहाँ पे मॉइस्ट एयर जा रही है, बादलों को लेके जा रही है, और ये बैरियर का काम करेंगे, टकराएंगे, और फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। अब ये जो यहाँ पे बारिश होगी ना, इस साइड को बोलेंगे हम विंडवर्ड साइड, और जो ये बारिश से छूट जाएगा इस एरिया, इस वाले रीजन को हम बोलेंगे लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड के अंदर बारिश नहीं होती, विंडवर्ड साइड के अंदर बारिश होती है। अब जो नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ रेनफॉल है वो है साइक्लोनिक रेनफॉल, और इसी को हम बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि एक कोल्ड एयर आ रही है और एक वार्म एयर आ रही है। हाँ देखो, इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि वार्म एयर ऊपर उठ रही है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि वार्म एयर ऊपर उठ रही है, और इसमें भी क्या हो रहा है कि एक कोल्ड एयर और वार्म एयर टकरा के और वार्म एयर को ऊपर उठा देगी, और ये एक फ्रंटल बना देगा, मतलब एक बाउंड्री बना देगा कोल्ड और वार्म के बीच में। अब इस साइड के ऊपर बारिश होगी, इन दोनों को टकरा के फ्रंटल, इनको वार्म फ्रंटल, कोल्ड फ्रंटल, ये हमारी आगे की क्लास के अंदर आएंगे, आगे 11th की ज्योग्राफी के अंदर हम इनको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने कौन कौन सी चीज़ पढ़ी, आज हमने 3 टाइप के रेनफॉल पढ़े, साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक और कन्वेक्शनल। और क्या पढ़ा हमने, और ट्रोपोस्फीयर, मिजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पढ़ा। और हमने देखा कि जैसे जैसे हवा गर्म होती है वैसे वैसे ऊपर उठती है, और जैसे जितनी हवा गर्म होगी उतनी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और ह्यूमिडिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो वाटर वेपर है, वाटर गैस की फॉर्म में, वो ऊपर जाके कोल्ड होके ड्रॉपलेट की फॉर्म में फिर से आ जाएगा, और फिर से आके
होल्ड, जैसे ही कोल्ड होगी हवा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी और वो नीचे पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी और बारिश हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो ये है रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो आपको पता ही होगा रेनफॉल इंपॉर्टेंट है। अब ये तीन फॉर्म है कि जब ये तीन फॉर्म है वाटर की, जब स्नोफॉल होगा, स्लीट होगा, हेल होगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि फ्रीजिंग लेवल से कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।